नमस्कार, मैं सुधाकर अय्यर। आप सब लोगों का द मैवरिक इंडियन चैनल में स्वागत है। इस चैनल के द्वारा मैं कोशिश करूंगा कि जो स्टूडेंट्स हैं जो अक्सर लेक्चर के दौरान जो डाउट्स पूछते हैं और मैं उस वक्त उनको सेटिस्फैक्ट्री आंसर्स देने की कोशिश करता हूं, और उस वक्त तो मुझे ख्याल आता है कि ये डाउट सिर्फ कुछ स्टूडेंट्स जो हम उनको पर्सनली पढ़ा रहे हैं उनका नहीं होकर के ये काफ़ी और सारे स्टूडेंट्स के भी डाउट हो सकते हैं। इनफैक्ट उनके पेरेंट्स के भी डाउट होते हैं रिगार्डिंग इंडियन एजुकेशन सिस्टम, रिगार्डिंग देयर करियर क्वेश्चंस। सो आई थॉट आज मैं एक छोटा सा सवाल जो है वो डाउट के बारे में मैं यहाँ पर डिस्कस करूँगा। हुआ यूँ कि कुछ दिन पहले एक स्टूडेंट ने मुझे बोला था, सर एक व्हाट्सएप पे एक वीडियो फॉरवर्ड हुआ है कि एक आदमी है, एक नौजवान है, और वो इंडियन एजुकेशन सिस्टम के बारे में काफ़ी उसकी खामियों के बारे में बता रहा है कि दैट इंडियन एजुकेशन सिस्टम इज़ यूजलेस और ये क्रिएटिव लर्निंग को बढ़ावा नहीं देता है और ये जॉब ओरिएंटेड नहीं है और ये ऑब्सोलीट सिलेबस पढ़ाते हैं और रोट लर्निंग जो है वो हमारे टीचिंग या मेथड हो जाता है, ये सब के बारे में। तो मैंने वो लड़के को बोला कि ऐसे डीमोटिवेटिंग और डिस्करेजिंग जो है वीडियोस आप मत देखा करो। इसमें जो है ये ऐसे ही इम्पल्सिव बोलते हैं ना, ऐसे ओपिनियन दिया गया है। व्हेन यू टॉक अबाउट इंडियन एजुकेशन सिस्टम, फर्स्ट थिंग इज़ दैट पीपल मेक लॉट ऑफ लूज कमेंट्स। पहली बात तो ये है कि ऐसे लोग एजुकेशन सिस्टम के बारे में बोलते हैं जिनका एक्चुअली वो एजुकेशन सिस्टम से कोई संबंध होता ही नहीं है। दे वुड हैव बीन जस्ट स्टूडेंट्स, दैट्स इट। ठीक है, फिर भी मैं तो यही कहूँगा, बट यू स्टिल हैव अ राइट टू क्रिटिसाइज। यू हैव अ राइट टू क्रिटिसाइज, दैट्स अ वैलिड थिंग, एंड व्हाट यू आर सेइंग इज नॉट न्यू। इट व्हाट दैट पर्सन हैज सेड इज क्वाइट ऑब्वियस, यानी वो सभी को पता है। इट इज़ सो सिंपल, बट वो सही नहीं है बहुत जगह पर। और उसकी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स क्यों हैं, व्हाई दैट हैज़ लेड टू दिस काइंड ऑफ व्हाट हैज़ लेड टू दिस काइंड ऑफ एन एजुकेशन सिस्टम, वो हम लोगों को समझना है। एंड ऐसे जो वीडियोस लोग बनाते हैं जहाँ पर सिर्फ क्रिटिसिज्म देते हैं, तो मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि आप क्रिटिसिज्म के साथ में कोई कंस्ट्रक्टिव उसके लिए उपाय भी बताएं, उसके लिए कुछ रेमेडी भी बताएं। बिकॉज सिंपली स्टेटिंग दैट पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम सो एंड सो डिजीज़ और दैट इज़ नॉट सफिशिएंट। आपको उसको ठीक करने के भी उपाय बतानी चाहिए। यू हैव टू प्रोवाइड सॉल्यूशंस। दैट इज़ हाउ द सिस्टम कैन बी इम्प्रूव्ड। सो द क्वेश्चंस दैट द स्टूडेंट पोज्ड वाज, सर अपने देश में रिसर्च बहुत कम होता है। तो वो पर्सन कहता है कि स्विट्ज़रलैंड इतना छोटा देश है और उनके यहाँ जो है नोबल लॉरिएट्स आर मच मोर देन व्हाट वी हैव इट इन इंडिया। तो पहली बात तो मैं बताना चाहूँगा कि स्विट्ज़रलैंड का पॉपुलेशन करीब 85 लाख है, विच इज़ हाफ द पॉपुलेशन ऑफ दैट ऑफ मुंबई। तो और इंडिया इज़ 135 करोड़ पॉपुलेशन। तो पहली बात, आप अपने आप को इंटेलेक्चुअल बता रहे हो या कुछ बता रहे हो, तो आप एक हाथी की तुलना चूहे के साथ तो बिल्कुल नहीं कर सकते। तो फर्स्ट थिंग, इंडिया बीइंग कंपेयर्ड टू स्विट्ज़रलैंड इन इटसेल्फ इज़ प्राइमा फेसी अ रॉन्ग कंपैरिजन। ठीक है, फिर भी मैं एक बात उस पर ये भी मैं रीज़न बताना चाहूँगा कि ऐसे क्यों है। स्विट्ज़रलैंड बीइंग अ वेरी स्मॉल कंट्री एंड because the resources are far more than the requirements of the people are naturally rich and they can afford good education, and वहाँ पर क्या है कि बचपन से ही साइंस एजुकेशन या जो एक पैटर्न ऑफ थिंकिंग सिखाई जाती है, सो दैट द स्टूडेंट्स बिकम रिसर्च माइंडेड, कि सच्चाई खोजने की जो उनकी शक्ति है वो बढ़ते जाती है। सो बाय द टाइम दे कम टू कॉलेज दे हैव दैट क्रेविंग टू फाइंड समथिंग न्यू, राइट। अब इंडिया में क्या होता है, इंडिया बीइंग अ वेरी वास्ट कंट्री एंड ऑल्सो वी हैव अ वेरी डीप कल्चरल हिस्ट्री, सो देर आर मेनी सब्जेक्ट्स, देर आर मेनी थिंग्स विच वी फील शुड फॉर्म अ पार्ट ऑफ आवर करिकुलम। वी कैंट हैव द सेम करिकुलम लाइक दैट ऑफ स्विट्ज़रलैंड, फर्स्ट थिंग। और हमारे यहाँ रिसर्च जो है, रिसर्च माइंडेड रिसर्च मेंटालिटी जो है वो हम लोग डेवलप करते नहीं हैं या डेवलप हुआ नहीं है। द रीज़न इज़ ये जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन था 1750-60s के दौरान जो हुआ था, लेटर पार्ट ऑफ द 18th सेंचुरी, दैट बेसिकली हैपेंड इन इंग्लैंड। तो क्या होता है कि इफ़ यू, जैसे अभी जेम्स वॉट थे या और भी लोग थे,
स्टीफनसन थे जिन्होंने रॉकेट बनाया, रॉकेट स्टीम इंजन बनाया। तो when you have a predecessors, people who have invented all this, then the subsequent people, they get a link of that kind of a thought. It's something like, if you ask Chinese to play cricket, Americans to play cricket, they won't be able to play cricket as well as Indians. The reason is that कि हमारे पूर्वज जो है ना, मेरे दादाजी हैं, पिताजी, ये भी क्रिकेट खेला करते थे, तो वो ऐसे जेनेटिकली ना सही लेकिन ऐसे कल्चरली वो ट्रांसमिट होता है। सो इवन रिसर्च थिंकिंग इज लाइक दैट कि अगर मेरे दादाजी जो हैं वो कुछ मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट्स पे वर्क करते हैं तो धीरे धीरे से वो साइंटिफिक जो टेम्पर है वो ऐसे ट्रांसेंड होता है, ठीक है। बट इन इंडिया इट इज़ नॉट लाइक दैट, बिकॉज वी राइट फ्रॉम 1750-60s जो भी आविष्कार होते थे यूरोप में, वो चीज़ें भारत में ब्रिटिश के द्वारा बोलो या कोई और कॉलोनियल पावर थे, फ्रेंच थे, डच थे, उनके द्वारा भारत में आया करता था। सो वी डिडंट एक्चुअली नीड टू डू एनी रिसर्च इन दैट। ऐसा नहीं कि रिसर्च हुआ नहीं है इंडिया में। इफ़ यू सी आयुर्वेदा, कैसे इतने आयुर्वेदिक मेडिसिन बन गए आप बताइए ना, बिना रिसर्च के बन गए। 3-4 हज़ार साल से वी हैव डेवलप्ड अ वेरी ब्यूटिफुल सिस्टम ऑफ मेडिसिन आयुर्वेद, एंड हाउ इट हैज़ हैपेंड विदाउट रिसर्च। योगा कैसे डेवलप हो गया विदाउट रिसर्च। और इन रिसर्चों के लिए आप नोबेल प्राइज़ नहीं होता है तो वो इंडिया का प्रॉब्लम नहीं है। इफ़ यू सी लिटरेचर, अभी मॉडर्न डे लिटरेचर को आप कंसिडर करते हो, कालिदास के हर बुक के लिए नोबेल प्राइज़ मिलनी चाहिए, चाहे वो शाकुंतलम हो, मेघदूतम हो, मालविका मित्र हो, कोई भी हो, और ईच वन इज़ अ मास्टरपीस। अब आप उसको नोबेल प्राइज़ देंगे नहीं, उसको कंसिडर करेंगे नहीं, तो वो बात है। और एवरी ग्रेट टेम्पल इन इंडिया इज़ अ आर्किटेक्चरल मार्वल। अब बताइए जो एलोरा बनाया उनको नोबेल प्राइज़ नहीं देनी चाहिए। अब आप नोबेल प्राइज़ को इतना एक नैरो स्कोप में देखोगे तो देन यू विल फील ऑल इंडियंस आर फूल्स। बट इंडियंस हैव क्रिएटेड सच ग्रेट थिंग्स विच यूरोपियंस और अमेरिकन्स कैन नेवर इमेजिन। टेक द सिस्टम ऑफ म्यूजिकल सिस्टम ऑफ रागस। अभी आप बताइए स्विट्जरलैंड में किसी ने एक राग मालकोस, राग मेघमल्हार, किसी एक राग का आविष्कार किया क्या? बिकॉज दैट इज नॉट देयर कप ऑफ टी। वो कभी नहीं कर सकते। जापानीज कभी भैरवी नहीं राग बना सकते एक उस तरह से। इंडियन कल्चर आप समझने की कोशिश करो कि हम साइंटिफिक इन्वेंशंस बनाने के लिए नहीं है। जैसे आप कह रहे हो कि हर स्टूडेंट को एक ही तरह का एजुकेशन देना गलत होगा, क्योंकि स्टूडेंट में सिंगर हो सकता है, डांसर हो सकता है, उसको आप ज़बरदस्ती फिजिक्स पढ़ने को लगा रहे हो, मैथ्स पढ़ने को लगा रहे हो, ठीक है ना। उसी तरह से ऑल द कंट्रीज इन द वर्ल्ड आर ऑल्सो लाइक स्टूडेंट, द होल वर्ल्ड इज अ स्कूल। तो उसमें अमेरिका, इफ इट एक्सेल्स इन वन थिंग, इफ इट एक्सेल्स इन रिसर्च, इफ जापानीज पीपल excel in one thing, then Indians are basically people who are for art and culture, who are for language. They are not inclined for research like this. Research मतलब आपका जो नैरो डेफिनेशन में आता है, दवाइयाँ बनाना या इंस्ट्रूमेंट्स बनाना या एरोप्लेन बनाना, हेलीकॉप्टर बनाना, ये आपके लिए रिसर्च है ना। स्पिरिचुअलिटी के अगर फील्ड में देखा जाए, मेडिटेशन के फील्ड में देखा जाए, यू टेल मी, इज देयर एनी कंट्री इन द वर्ल्ड विच कैन क्लेम दैट इट हैज़ डन रिसर्च एज मच एज इंडिया? नहीं बोल सकते ना। तो आप अगर नैरोली सोचोगे कि सिर्फ वो रिकग्निशन है, भाई इनको नोबेल प्राइज़ दिया नहीं है इसके लिए इंडिया पिछड़ गया है, तो व्हाट आर यू डूइंग इज आप यंगर जनरेशन का दिमाग धीरे धीरे पॉइजन कर रहे हो कि यू आर अ पार्ट ऑफ अ कंट्री, यू आर अ पार्ट ऑफ अ कंट्री जिसकी कोई औकात नहीं है, जिसका कोई हैसियत नहीं है। हाँ, आप उनका जो है लो सेल्फ एस्टीम क्रिएट कर रहे हो स्टूडेंट्स में। देर आर सच फैंटास्टिक थिंग्स इन इंडिया, आप उसकी तारीफ कीजिए। एजुकेशन सिस्टम अभी आप बोले, एक तो ठीक है वो स्विट्जरलैंड वाला आपका बात को मैंने जवाब दे दिया। द सेकेंड थिंग दैट ही सेड वॉज अबाउट 83% of Indians are unemployable, educated people. Unemployable 83%, मतलब 100 में से सिर्फ 17 लोगों को जॉब मिलता है, बाकी 83 लोगों को जॉब मिलता नहीं है। ऐसा है। यू मीन टू से दैट जो भी हार्वर्ड में पढ़ता है वो बिल गेट्स बन जाता है, जो भी हार्वर्ड में पढ़ता है वो आइंस्टाइन बन जाता है? हाँ, ऐसा होता है क्या? यू टेल मी, ऐसा होता है? कोई भी यूनिवर्सिटी में नहीं होता है ऐसा, कोई भी यूनिवर्सिटी में नहीं होता है। इनफैक्ट पीपल लाइक स्टीव जॉब्स, पीपल लाइक माइकल डेल, पीपल लाइक बिल गेट्स आर ऑल कॉलेज ड्रॉप आउट। अगर आप बोलोगे पढ़ाई की कोई ज़रूरत ही नहीं है, हाँ, तो फिर ये लोग तो बोलेंगे कि कॉलेज ड्रॉप आउट लोग इतने बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर बन रहे हैं, तो फिर कॉलेज की ज़रूरत ही क्या है, बंद ही कर दो ना। ऐसा होता नहीं है। देखो, इवन इफ़ यू से 83% पीपल आर अनएम्प्लॉयबल, ऐसा नहीं है। एम्प्लॉयबल मतलब यू में जस्ट गिव अ डिग्री। अभी मैं कोई 5वीं पढ़ा हुआ नॉलेज वाला लड़के को मैं बोलूँगा जहाँ तेरे को इंजीनियरिंग की डिग्री में दे देता हूँ, तो देयरफॉर एक्चुअली ही इज़ ओनली 5th स्टैंडर्ड ना।
इज ओनली 10 स्टैंडर्ड, उसको मैं अगर बड़ी सी डिग्री दूंगा तो वो तो एम्प्लॉयबल इंजीनियरिंग के जॉब के लिए एम्प्लॉयबल होगा ही नहीं. सो देयरफॉर what has happened, it has become a business now colleges. If you see Chennai and other places, ऐसे ECR ईस्टर्न कोस्टल रोड में आप देखोगे तो हंड्रेड्स ऑफ इंजीनियरिंग कॉलेज खुल गया, एंड मोस्ट ऑफ देम आर ऑल ऑफ पॉलिटिशियंस. उन्होंने सोचा कि एवरी तमिलियन वांट्स टू बिकम एन इंजीनियर एंड गो टू US, तो चलो इंजीनियरिंग कॉलेज में बहुत पैसा है, तो वो उन्होंने चालू कर दिया. एंड बिकॉज दे वांटेड टू गेट स्टूडेंट्स, एनी परसेंटेज स्टूडेंट्स, दे स्टार्टेड गिविंग एडमिशन. तो ये मतलब प्रॉब्लम की जड़ है. इट इज़ नॉट दैट दे आर नॉट एम्प्लॉयबल, दे आर नॉट एम्प्लॉयबल फॉर दैट पर्टिकुलर जॉब. कोई ना कोई दूसरा जॉब तो करते ही है ना, कोई ना कोई दूसरा जॉब वो करेंगे, ये बात हो जाता है. एंड एम्प्लॉयबिलिटी जो है, यू विल पुट अ क्राइटेरिया विच इज़ यूज्ड इन अमेरिका, विच इज़ यूज्ड इन यूरोप, विच इज़ वेरी स्मॉलर कंट्री, दे आर वेरी स्मॉलर कंट्रीज, एंड उसके हिसाब से आप इंडिया में देखोगे तो वो होगा नहीं. इंडिया इज़ प्रीडोमिनेटली एन एग्रीकल्चर कंट्री, वी आर इनटू द प्रोसेस ऑफ ट्रांजिशन धीरे से. और इस वक्त आप बोलोगे कि आप उनकी तरह नहीं है, आप उनकी तरह नहीं है. अभी अभी बच्चा क्रिकेट खेलने को शुरू किया और आप बोलते क्या है भाई, सचिन ने 100 सेंचुरी मारा, तो अभी तक 10 रन भी नहीं मारा. भाई उसका भी वक्त आएगा. वी आर इन द प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट. यू लुक एट इंडिया आफ्टर अबाउट 50 years, 100 years, तब आपको दिखेगा देयर इज अ चेंज, बिकॉज वी ऑलरेडी वेर अ सेट सोसाइटी. हम एक सेट सोसाइटी थे, हम एक पूरा पैटर्न जो है हमारे इकोनॉमी का वो सेट हो चुका था. एंड विद द कमिंग ऑफ द कॉलोनियलिस्ट द होल थिंग स्टार्टेड चेंजिंग स्लोली. सो इट विल रिक्वायर टाइम, इट विल रिक्वायर टाइम. आप सब कुछ आपको अभी, एंड वाई डू एवरीथिंग कंपेयर लाइक विद अमेरिका, वहाँ के जैसे होना चाहिए, यहाँ के जैसे होना चाहिए, ऐसा नहीं होता. इवन इन इंडिया द थिंग्स विल टेक. और नेक्स्ट पॉइंट दैट यू सेड, सो एम्प्लॉयबिलिटी की मैं जब बात कर रहा था, एम्प्लॉयबल एट डिफरेंट लेवल्स. अब सब लोग को आप बोलोगे कि इंजीनियर पढ़ लिया, इसके लिए आप एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ जॉब के लिए आप लायक होनी चाहिए. इट डजंट हैपन लाइक दैट, बिकॉज एवरी इंजीनियर इज ऑफ नॉट दैट ऑफ द सेम स्टैंडर्ड. दैट इज़ वाई दे आर एम्प्लॉयबल इन सर्टेन जॉब्स. नहीं हुआ तो उसके थोड़े लोअर वाले जॉब्स में एम्प्लॉयबल हो जाते हैं, वो हो जाएंगे. अगर बिल्कुल ही 83% पीपल हु आर लिटरेट इन इंडिया आर अनएम्प्लॉय, आर नॉट एम्प्लॉयबल, तो भारत में कोई काम करने लायक ही नहीं होगा, काम होता ही नहीं होगा, होगा ही नहीं काम. ऐसा तो नहीं ना, चल तो रहा है देश. सो प्रॉब्लम्स है, ये हम भी समझते हैं, बट वी हैव टू नॉट टेक प्लेजर इन टेलिंग ऑल दैट. सुनने वाले भी डिमोरलाइज होते हैं, यार कहाँ रहते हैं. जैसे आपने एक पॉइंट उठाया था A+B² का हमारे लाइफ में क्या काम है. ऐसा नहीं होता ना. A+B² जो पढ़ाते हैं, ऐसा देखा जाए तो आप बोलोगे फिर हिस्ट्री क्यों पढ़ रहे हैं, जो हो गया बात बात गई, उसको क्या क्यों पढ़ाने का. अभी एक फलाने राजा ने दूसरे फलाने राजा को हराया, उससे मेरी ज़िंदगी में क्या फ़र्क पड़ने वाला है. ऑल द यूनिवर्सिटीज़ ऑफ अमेरिका, आप अमेरिका का मिसाल देते हो, ऑल द यूनिवर्सिटीज़ ऑफ अमेरिका हैव सच ह्यूज हिस्ट्री डिपार्टमेंट. देयर इज़ इनफैक्ट स्टडी कॉल्ड एज इजिप्टोलॉजी, जिसमें लोग PhD करते हैं. हाउ द इजिप्शियंस लिव्ड. मुझे क्या करना है हाउ द इजिप्शियंस लिव्ड, किसी को भी क्या करना है. 3000 साल पहले इजिप्शियंस कैसे रहते थे, मुझे क्या करना है बताइए. चांद पे पानी है क्या नहीं, 300 करोड़ रुपया देकर हम लोग चंद्रयान मंगलयान भेजते हैं, वहाँ पे पानी है क्या नहीं देखना है. क्या करना है, रहेगा तो भी हम क्या कर लेंगे बताइए ना. यहाँ पे हमारे घर में नल में पानी नहीं आता है, वो इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए. क्या इंपॉर्टेंट है, चांद में पानी है क्या नहीं. बट नॉलेज एक अलग चीज़ होती है ना. स्पेस मिशन इज अ डिफरेंट ऑल टुगेदर पॉइंट. तो वहाँ पर हमको खर्चा करना है. आप हर चीज़ सोचोगे कि इसका क्या फ़ायदा है, आगे चल के ये मेरे को काम आने वाला है क्या. इस पॉइंट पे मैं आपको एक इंसिडेंट बताता हूँ. इन वन ऑफ द पेरेंट्स मीटिंग एक फादर ने मुझे वही पूछा कि सर ये जो सिलेबस हम पढ़ते हैं सर, इसका लाइफ में आगे चल के क्या उपयोग है. ये मतलब बोलना फैशन ही हो गया, जो हम पढ़ रहे हैं वो यूजलेस है. उसको ह्यूमर की तरह लेते हैं, विनोद की तरह, कॉमेडी की तरह लेते हैं. तो मैंने पूछा साहब आप 1 मिनट खड़े हो सकते हैं क्या, मैं आपसे एक चंद सवाल पूछता हूँ. तो उन्होंने अपना नाम मेहता बताया और वो बताएं कि मैं CA हूँ. तो मैं बोला सर जी आप CA किए कभी. ही सेड 12-15 साल हो गए. तो मैंने कहा 12-15 साल पहले जो आप सिलेबस पढ़ करके CA बने, क्या आज टैक्सेशन रूल्स वही हैं क्या, टैक्सेशन स्लैब्स वही हैं. नहीं सर क्या बात करें, उसके बाद काफ़ी सिलेबस चेंज हो गया. अभी तो GST वगैरह आ गया, उस टाइम पे नहीं था. मतलब आपने जब भी 12 साल पहले CA का सिलेबस पढ़ा, तब आपने अपने टीचर को बोला कि सर ये सब तो बाद में चेंज होता है, टैक्स के जो नॉर्म्स हैं, टैक्स के स्लैब्स हैं, टैक्स के परसेंटेज है, वो तो हर साल चेंज होता है, तो आप हमको ये पढ़ा क्यों रहे हो, क्या यूज़ है इसका आगे का. पूछा आपने कभी. बोले नहीं सर नहीं पूछा. तो मैंने कहा ऐसा होता नहीं है. देखो जब हम क्रिकेट के लिए भी नेट प्रैक्टिस करते हैं ना, तो नेट प्रैक्टिस में जो मुझे बॉलर बॉलिंग करता है, वो क्रिकेट मैच में थोड़ी ना वो मुझे बॉलिंग करने वाला है. वैसा नहीं होता है. वी आर टीचिंग देम द सेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग.
अगर आपको 10-12 साल पहले इनकम टैक्स सिखाया गया होगा या टैक्सेशन के रूल सिखाए होंगे, टैक्सेशन कंप्यूटेशन के जो हैं वो फॉर्मूले सिखाए होंगे, तो वो समझने की आपके अंदर शक्ति आ गई। उसके बाद में यू स्टार्टेड टीचिंग योरसेल्फ। जब ये प्रोविजंस चेंज हुए, आई आस्क्ड वन मोर पर्सन, वन मिस्टर राव वाज देयर, आई सेड जहाँ तक मुझे याद है आप कंप्यूटर इंजीनियर हैं? उन्होंने कहा जी सर। ही वॉज इन हिज 40s। सो आई सेड जब आप इंजीनियरिंग कर रहे थे, कंप्यूटर इंजीनियरिंग कर रहे थे, वेयर द सॉफ्टवेयर और वेयर द डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स व्हाट यू आर टॉट, क्या आज आप उसी में वर्क कर रहे हो क्या? बोला नहीं सर। फिर हाउ कुड यू कोप अप विद दिस? अभी के जो काम आप जो कर रहे हैं वो सिखाया किसने? बोलते नहीं सर किसी ने नहीं सिखाया, मैंने खुद सीखा। दैट मीन्स द सिलेबस विच यू लर्न 10-15 years दैट हेल्प यू टू डेवलप एन अंडरस्टैंडिंग टू अंडरस्टैंड द रीसेंट चेंजेस। a+b² का मुझे प्रैक्टिकली आज के लाइफ में कोई यूज नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता। लेकिन व्हेन आई वाज अ किड एंड व्हेन पीपल टॉट मी a+b² आई एटलीस्ट फेल्ट हैप्पी दैट आई हैड द अंडरस्टैंडिंग टू अंडरस्टैंड दैट। मेरे में इतनी अकल थी वो समझने की। यही बात होती है ना। तो ये समझ की टेस्टिंग होती है। ये हम लोग कॉग्निटिव लर्निंग के लिए ये सब पैटर्न होता है। ऐसा हर चीज़ जो हम लाइफ में पढ़ते हैं वो लाइफ में आगे चल के काम आने वाला ही है, ऐसा नहीं होता है ना। ऐसा होता ही नहीं है। बट उस वक्त के लिए वो डेवलप करने के लिए, वो माइंड डेवलप करने के लिए हम लोगों को वो यूज़ करना पड़ता है। 4 लाइन बुक्स में बच्चों को हाथ से लिखाया जाता है। आगे चल के ज़िंदगी में हम 4 लाइन बुक्स में यूज़ करते हैं कि आगे चल के तो हम लोग नोटबुक पेन ही यूज़ नहीं करते हैं, लैपटॉप और ये यूज़ करते हैं, आईपैड यूज़ करते हैं। तो फिर वो तो ज़रूरत ही नहीं, फिर केजी से बंद कर दो। ऐसा नहीं होता। वो उस एज में वो चीज़ें, अच्छा आप बचपन से कैसे तय कर दोगे? जूनियर केजी से तय कर दोगे ये बच्चा इंजीनियर होने वाला है, ये पायलट होने वाला है, ये सिंगर होने वाला है? बचपन से तय कर दोगे। When the child's physical growth has not entirely been completed, developed, उसके जो सेंसेस हैं वो पूरी तरह से डेवलप हुए नहीं है, मेंटली भी डेवलप हुआ नहीं है। इसीलिए 14-15 ईयर्स तक, टिल द टाइम दैट ही फिनिशेस हिज SSC, हम बहुत सारे वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट्स रखते हैं, वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट्स रखते हैं। इंडियन किड एंड इंडियन स्टूडेंट इज़ अ वंडरफुल एग्जाम्पल। वाई आई एम टेलिंग यू कि आप अमेरिकन, ऑस्ट्रेलियन, जापानीज स्टूडेंट आप देखोगे ना, आपको बहुत हद तक बोंदू लगेंगे। वो दे आर नॉट इवन एबल टू स्पीक वन लैंग्वेज प्रॉपरली। यहाँ भारत के बच्चे ना 4-4, 5-5 भाषाएं बोल लेते हैं। कैन यू इमेजिन देयर मेंटल एबिलिटीज़? हिंदी बोलते हैं, मराठी बोलते हैं, इंग्लिश बोलते हैं, गुजराती भी बोल लेते हैं, बहुत सारी भाषाएं बोलते हैं। तो दीज आर द ग्रेट क्वालिटीज़ इन दैट। बच्चों के अंदर टैलेंट है, ये टीचर्स भी मेहनत कर रहे हैं उनको ये करने के लिए। अब स्विट्ज़रलैंड, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया के एग्जाम्पल आप यहाँ दे नहीं सकते, बिकॉज दोज कंट्रीज आर विथ वेरी स्मॉलर पॉपुलेशन। जैसे आई विल टेल यू, वन प्रोफेसर हैड कम फ्रॉम ब्रिस्बेन यूनिवर्सिटी टू आवर कॉलेज, एंड इन आवर कॉन्वर्सेशन आई आस्क्ड हिम, सर आपके यूनिवर्सिटी में कितने लोग हैं, कितने स्टूडेंट्स हैं? He said, sir, we have great strength of about 6,000 students in our university. 6,000. And then he looked at me with curiosity. I said, I'm associated with a school in Kalyan, and there are 6,000 students in our one single school. He was flabbergasted, absolutely. Now, can you imagine the number of students in one particular school in India is equivalent to the total number of students in a particular university in Australia. They can have a class of 20-25 students, whereas here we are having a class of 60 students, 80 students, 120 students. Even if a teacher looks at a student for about 2 minutes, 3 minutes, एक मिनट भी एक स्टूडेंट को देखता है तो ऐसे ही लेक्चर खत्म हो जाता है। How he will be able to give personal attention? ये प्रॉब्लम है, पॉपुलेशन, ओवर पॉपुलेशन का प्रॉब्लम है। वी आर नॉट एबल टू कोप अप विद द डिमांड फॉर एजुकेशन एंड सप्लाई। ये वास्तविकता है। दिस इज प्रॉब्लम वी नो, बट वी हैव टू गिव द सोल्यूशन। सिंपली टेकिंग प्लेजर कि ऐसा है, इंडिया का खराब है, भाई विदेश में चले जाता हूँ, ये नहीं होता है ना। इफ़ यू आर इंटेलिजेंट, इफ़ यू आर कमिटेड, एंड इफ़ यू आर नेशनलिस्ट, इफ़ यू आर पेट्रियोटिक, योर हार्ट शुड क्रिंज। आपको दुख होना चाहिए कि ये मैं कुछ करता हूँ यार, थोड़ा सा मेरे हिसाब से मेरे को कुछ चेंज करना चाहिए, या कम से कम मैं सकारात्मक बात तो फैलाऊँ। तो पेरेंट्स दे टेल मी कि ऐसा समझ गए वो कि हाँ ये सब जरूर a+b²। डोंट से इट इज़ इररिलेवेंट। बाबर भारत में आकर क्या किया, ये इररिलेवेंट नहीं है। हिस्ट्री का बेस होगा तो दैट पर्सन माइट जस्ट गेट इंटरेस्टेड इन दैट। So that is why we have history, we have geography. I can understand a student cannot be interested in all the subjects, but how will we know which student is interested in what?
And then he says there are no creative things in our स्कूलिंग सिस्टम, कुछ आर्ट म्यूजिक डांस के लिए नहीं, ऐसा नहीं हो सकता इंडिया में. यू टेल मी हाउ मेनी क्रिएटिव फील्ड्स आर देयर. कितना क्रिएटिव फील्ड आपको पता है बताइए. डांस, म्यूजिक, सिंगिंग, ड्राइंग, कितने क्रिएटिव फील्ड होते हैं. और इसमें आगे चल के स्कोप क्या है बताओ मेरे को. मोस्ट पेरेंट्स इन इंडिया आर मिडिल क्लास एंड लोअर मिडिल क्लास. हैंड टू माउथ उनका जीना है. 30 करोड़ पीपल से ज़्यादा तो यहाँ बिलो पॉवर्टी लाइन है. और आप बोल रहे एजुकेशन सिस्टम बराबर नहीं है, हम लोग विद द टाइम्स नहीं है, दुनिया इंटरनेट लर्निंग पे जा रही है, दुनिया ऐप लर्निंग कर रही है, ये कर रही है, हम कहाँ जा रहे हैं. अरे ये तो मैरी इंटरनेट वाली बात हो गई. लुई द 16 की वाइफ थी, फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान बोलते थे इफ़ यू डोंट हैव ब्रेड व्हाई डोंट यू ईट केक. अरे यहाँ पर बच्चों को फीस भरने के पैसे नहीं है, जूते खरीदने के पैसे नहीं है. आप बोल रहे हो भाई नेट ले लो और उसमें ये करो और हमारा डेवलप होना चाहिए. ऐसा होता नहीं है ना. कई देशों का टोटल पॉपुलेशन इज नॉट इवन equivalent to the number of students that we have in our country. Do you have any idea how many students are studying right from KG to PG? Close to 50 crores, which is much more than the population of America and Canada and Mexico put together. इतने बच्चे हमारे प्राइमरी स्कूल, सेकेंडरी स्कूल्स, कॉलेजेस, पोस्ट डिग्री इसमें पढ़ रहे हैं. कैन यू गिव एन इक्वल कंसिस्टेंट लेवल ऑफ क्वालिटी ऑफ एजुकेशन टू ऑल दिस? नो. One Bihar, one Uttar Pradesh, these are equivalent to one entire Brazil country. Plus we have different boards, Karnataka board, Kerala board, Maharashtra board, education system अपने अपने हिसाब से. I spoke to one American student some time back and he said हमारे यहाँ सर सबको पास कर देते हैं. मैं बोला ऐसे कैसे होता है? He says I can choose the level of difficulty of exam which I want to appear. This is bizarre. इंडिया में ऐसा नहीं है. देखो इंडिया में हर स्टूडेंट को एक ही लेवल ऑफ डिफिकल्टी दी जाती है. यू डोंट हैव द ऑप्शन ऑफ चूजिंग आई वांट टू चूज ए लेवल, बी लेवल, सी लेवल ऑफ डिफिकल्टी फॉर आंसरिंग माय एग्जाम. So this is how the American students they fare, and you are comparing that. So when you are talking to youngsters, you have to encourage them. आप उनको अच्छी बातें बताओ. और एक बात उन्होंने बताई थी, ये थॉमस मैकोले ने इंडियन एजुकेशन एक्ट बनाया था 1835 में. सोचा आपने 1835 एंड वी आर इन 2020. 1835 में उन्होंने सोचा कि इंडिया को एक एजुकेशन एक्ट बनाना चाहिए. बट यू आर क्रिटिसाइजिंग. उन्होंने ऐसे ही सब सिलेबस बनाया जिसमें सब इंडियंस क्लर्क प्रोड्यूस करते थे. ऐसा नहीं है. भूमेश चंद्र बैनर्जी क्लर्क थे क्या? ICS पास हुए ना, सिविल सर्विसेज एग्जाम भी होते थे. महात्मा गांधी वॉज एन अटॉर्नी, जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, सब ने अपने लॉ पढ़ा है. सुभाष चंद्र बोस ही हैड पास सिविल सर्विस एग्जामिनेशन. आप थोड़ा इतिहास पढ़ा कीजिए. डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर वॉज डबल डॉक्टरेट डिग्री. यू मीन टू से दैट ऑल इंडियंस आर ओनली क्लर्क्स? फिर ये लोग कौन थे भाई? ये लोग कौन थे? ब्रिटिश आर्मी में भी सारे इंडियन सोल्जर्स ही थे. तो उनको सोल्जर का ट्रेनिंग नहीं देते थे, उनको सिर्फ कलम चलाने का ट्रेनिंग देते थे क्या? व्हेन यू टॉक पीपल लूज टॉक्स करते हैं. ब्रिटिश लोगों ने हमारे मेंटालिटी क्लर्क की बना दी है. अरे तो ठीक है, इफ़ यू बाय सम सेकेंड हैंड हाउस, वो इंसान वैकेट करने के बाद हम घर को एक कलर तो मारते ही है ना. हाँ, 1835 में एक्ट में इंडियंस लोगों को क्लर्क बनाने का एक सिस्टम बना दिया था. ठीक है, आई एग्री विद दैट. वो तो उनके हिसाब से ही बनाएंगे ना, वो तो इनके हिसाब से ही बनाएंगे. मैं कोई ब्रेड बनाने की कंपनी चालू करूँगा तो मैं उधर वर्कर को क्या कपड़े सिलाने की ट्रेनिंग दूंगा क्या? ऐसा थोड़ी ना होगा. इफ़ आई हैव टू स्टार्ट ए पर्टिकुलर थिंग, आई विल रिक्वायर. अभी जैसे हमारे गांव में पाठशालाएं होती हैं. पाठशाला का मतलब संस्कृत क्लासेस होते हैं. उनको वहाँ पर पंडित जी बनाई जाती है. तो संस्कृत ही सिखाएंगे ना. वहाँ पे क्या फ्रेंच जर्मन सिखाएंगे क्या? जब उनको मेरे को पंडित बनाना है तो उनको मैं सिखाऊंगा तो संस्कृत श्लोक ही, क्योंकि मेरा रिक्वायरमेंट ही वैसा है ना. सो ब्रिटिश लोगों की रिक्वायरमेंट अगर क्लर्क्स की होगी तो वो क्या उनको पायलट ट्रेनिंग देगा क्या? उनको तबला हारमोनियम सिखाएगा क्या? आप सोचो ना जरा क्या बोल रहे हो. इवन टुडे अगर मैनेजमेंट कॉलेजेस हैं तो व्हाट दे विल टीच? दे विल टीच मैनेजमेंट सब्जेक्ट. 20 स्कूल्स क्यों होते? MBA की पढ़ाई करते हैं ना वो लोग वहाँ पर. तो वो स्कूल आप अभी ऐसा नहीं बोल सकते MBA के स्कूल्स ने सिर्फ मैनेजर बनाने के लिए पढ़ाई कराने के लिए, नहीं तो क्या करने के लिए वो तैयार हुए बताइए ना मैं. सो ब्रिटिशर्स स्टार्टेड स्कूल फॉर देयर पर्पस टू क्रिएट लेबर्स फॉर देमसेल्व्स. सो ऑब्वियसली दे आर गोइंग टू हैव द सिलेबस लाइक दैट. ठीक है, व्हाट हैपेंड आफ्टर 1947? हु स्टॉप्ड यू फ्रॉम स्टार्टिंग एनी very good education system?
1835 की आप बात कर रहे हो, आज 2020 हो गया। आप पिछले 75 साल आज़ादी के 75 साल में आपसे कोई नया एजुकेशन सिस्टम जो इंडिया के लिए लायक है वो बन नहीं सका। ऐसे कैसे बोलते हो? मतलब बस इल्ज़ाम लगा देने का दूसरे पे। एटलीस्ट दे हैड एन एक्ट एंड दे स्टार्टेड सम फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम। उसके बाद आपको चेंज करना है ना, उसके बाद आपको चेंज करना है। बट हम क्या हो गया है, हमको क्रिटिसाइज करने में ही मज़ा आ रहा है बस। And somebody says, speaker like this, they come and say, oh, look at the successful people. बच्चों को ये जो 4-5 लोग जिसको हम सक्सेसफुल बोलते हैं, सत्य नाडेला हो गए, सुंदर पिच्चे हो गए, अरे भाई आपका सक्सेस का डेफिनेशन ही गलत हो गया पहली बार। टू यू ओनली पीपल हु हैव अर्न्ड मनी दे आर सक्सेसफुल। योर फादर इज नॉट सक्सेसफुल। जिन्होंने आपको इतना पाल पोस के बड़ा किया, आपको एजुकेशन दिया, यू मीन टू से दे आर अनसक्सेसफुल। एक छोटा सा स्नैक्स बार होगा, स्नैक्स की दुकान होगा, बाद में उसने बेचारे ने इन्वेस्टमेंट वगैरह लेके अच्छा होटल तैयार किया इन 5 to 10 ईयर्स, वो आपकी आंखों के सामने इतना बड़ा हो गया, वो सक्सेसफुल नहीं है। एक मामूली सा टीचर बोलकर ज्वाइन करता है कोई स्कूल या कॉलेज, उसके बाद में वो आगे पढ़ाई करता है, मेहनत करता है, उसके बाद में एक दिन उस स्कूल का प्रिंसिपल बनता है, ही इज़ नॉट सक्सेसफुल। आपके लिए सक्सेसफुल कौन है? सिर्फ विराट कोहली? आपके लिए सक्सेसफुल कौन है? सिर्फ बिल गेट्स? पहली बात, आप अपने बच्चों को, स्टूडेंट्स को सही ढंग से सक्सेस का मीनिंग बताइए। उनके दिमाग में ये मत डालिए कि जिस दिन मेरे पास 10,000 करोड़ हो जाएगा, 5,000 करोड़ हो जाएगा तो ही मैं सक्सेसफुल कहलाऊंगा। ऐसा नहीं है। यू आर गिविंग एग्जाम्पल ऑफ मोदी जी को देखिए, अंबानी को देखिए, ये सब लोग पढ़ाई नहीं करते हुए में, मतलब फॉर्मल एजुकेशन से ये सक्सेस नहीं हुए, ये सक्सेस हुए फॉर्मल एजुकेशन नहीं मिलने की वजह से। व्हाट रबिश। धीरू भाई अंबानी 4th स्टैंडर्ड पास है, चलो मान लिया, वो सब वन ऑफ केस है। वो तो सारे 4th स्टैंडर्ड स्टूडेंट सब अंबानी बन जाते हैं क्या? अच्छा, धीरू भाई अंबानी ने भी 4th स्टैंडर्ड पढ़ाई की, तो उन्होंने ये सोचा कि अगर 4th स्टैंडर्ड पढ़ने से मैं कंपनी चला सकता हूं तो मेरे कंपनी में सारे लोग 4th स्टैंडर्ड पास ही होंगे, उससे ज़्यादा पढ़ाई किए हुए लोग कोई नहीं होने चाहिए। ऐसे सोचा क्या उन्होंने? उनको भी सब एजुकेटेड लोगों की ज़रूरत है ना। भले नरेंद्र मोदी ने कभी चाय बेची होगी, लेकिन आज उनके कैबिनेट में सारे चाय वाले बैठे हैं क्या? उनको भी तो ब्यूरोक्रेट्स चाहिए ना, पढ़े लिखे लोग चाहिए ना। तो आप ऐसे क्यों बोल रहे हो एजुकेशन का आगे फ्यूचर नहीं है, एजुकेशन से आगे कोई सक्सेसफुल नहीं होता है? फर्स्ट थिंग, यू अमेंड योर डेफिनेशन ऑफ सक्सेस। स्टूडेंट्स को बोलो कि ऐसा सिर्फ पैसा कमाने वाला फेमस जो लोग होते हैं वही सक्सेसफुल नहीं होते, वो तो आपका बहुत पुअर डेफिनेशन है सक्सेस का। टीच चिल्ड्रन वॉट एवर यू अकम्प्लिश, इवन इफ यू पास 10th स्टैंडर्ड, दैट इज अगेन अ डिग्री ऑफ सक्सेस। बाद में 12th आप पास करोगे, आपको कोई जॉब मिल जाता है, आपको इंटरव्यू में पास होकर जॉब मिलता है, दैट इज ऑल्सो ए मेजर ऑफ सक्सेस। सक्सेस इज नॉट जस्ट बिकमिंग बिल गेट्स एंड अंबानी। तो फिर तो हम लोग 99.99% सब अनसक्सेसफुल हैं, सब अनसक्सेसफुल हैं। आपका ये बहुत